हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का कॉग्निटिव लर्निंग ऐप में स्वागत है। और आज हम राज्य सरकार के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्नों को अपने इसी लेक्चर में समेटने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार, राज्य सरकार का प्रावधान किस भाग में किया गया है? बेटा यहाँ पे ये देख लेते हैं, भाग 6 में इसका प्रावधान किया गया है। और भाग 6 में प्रावधान के साथ ही इसके कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं। कार्यपालिका के अंग, कार्यपालिका के कौन कौन से अंग है बेटा? तो सबसे पहले आ जाता है राज्यपाल। ये स्टेट की कार्यपालिका है बेटा, केंद्र की नहीं है। राज्य सरकार के बारे में बात करें तो राज्य सरकार के ही बारे में यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। राज्यपाल हो गया, और दूसरा हो जाता है बेटा मुख्यमंत्री, और तीसरा हो जाता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, और चौथा हो जाता है महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता। इसको बोलते हैं स्टेट जनरल ऑफ, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक, यानी एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने केंद्र सरकार में आपको पढ़ाया था महान्यायवादी होता है, वही पोजीशन बेटा इसकी कहा महाधिवक्ता की हो जाती है। जैसा ही वहां पे मंत्रिपरिषद होती है केंद्र में, वैसी मंत्रिपरिषद यहाँ भी हो जाती है। ठीक, वहां प्रधानमंत्री होता था तो यहाँ क्या है, मुख्यमंत्री है। वहां राष्ट्रपति होता था, यहाँ पर राज्यपाल है। कंपेयर करके हम पढ़ेंगे एक एक चीजों को। अब मंत्रिपरिषद क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। मैंने बताया था सबसे पहले पीएम और प्लस कैबिनेट, प्लस जितने कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको मिलाकर के जो कुनबा बनाया जाता है उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं बेटा? मंत्रिमंडल। और मैंने ये भी बताया था कि मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल बेटा अपने संविधान के केवल आर्टिकल 352 में किया गया है, और किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन नहीं किया गया है। अब मंत्रिपरिषद क्या होती है? तो इसके अलावा भी मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है राज्य मंत्री, और दूसरे होते हैं बेटा उप मंत्री, और तीसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री, यानी इन तीनों का, इस सभी का जो सामूहिक रूप हो जाता है उसे हम बेटा क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्रिमंडल एक छोटा पार्ट हो जाता है, उसका एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, व्यापक चीज, व्यापक उसमें बताया गया है। इसमें पीएम भी शामिल होंगे, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री, जितने मंत्री होंगे सबका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाएगा? मंत्री परिषद कहलाएगा। इसलिए मंत्री परिषद बेटा क्या है? एक व्यापक शब्द है, जबकि आपका मंत्रिमंडल क्या है? उसी का छोटा सा एक पार्ट हो जाता है। ठीक, जैसे हार्ट ऑफ मंत्री परिषद भी बोल सकते हो, यानी कि मंत्री परिषद का हृदय की तरह काम करता है। कैबिनेट मंत्री कौन से मंत्री होते हैं? तो बेटा कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह के कैबिनेट मंत्री हैं और वो अपने विभाग के गृह मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। उनकी सहायता के लिए 3 मंत्री और रहते हैं। एक राज्य मंत्री रहता है जो राज्यों की देखभाल करता है, एक उप मंत्री रहता है, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहता है। इसी तरह जैसे रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में मिस्टर राजनाथ सिंह हैं, तो राजनाथ सिंह एक कैबिनेट मंत्री है, उनकी सहायता और सलाह के ये भी मंत्री होंगे। यानी सभी का जो सम्मिलित रूप होगा उसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब मंत्री परिषद के बाद हम सीधे आते हैं अपने राज्यपाल पर, कि राज्यपाल के लिए अपने संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हमें। तो बेटा सबसे पहला अनुच्छेद या आर्टिकल आ जाता है 153। 150 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक बेटा, नहीं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्य, यही पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती हैं किसमें निहित होंगी स्टेट की? तो राज्यपाल में निहित होंगी। और राज्यपाल ही क्या होता है? स्टेट का औपचारिक प्रधान भी होता है, या उसे समस्त शक्तियों का स्रोत भी किसे मान सकते हैं? राज्यपाल को मान सकते हैं। राज्यपाल के माध्यम से जो मंत्री परिषद होती है वो कार्रवाइयां करती है। ठीक, उसके संचालन के लिए मान लो राज्यपाल है यहाँ पे। अब राज्यपाल अपने कार्य संचालन के लिए कौन कौन सी कार्रवाई करेगा? किसके माध्यम से करेगा? तो मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। जैसा केंद्र में राष्ट्रपति करता था वैसा ही राज्यों में राज्यपाल करेगा। अगला आर्टिकल आ जाता है बेटा अनुच्छेद 155। 155 में क्या बताया गया? 155 में बताया गया कि नियुक्ति कौन करेगा। ठीक, यानी राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किसके पास है? तो नियुक्ति हमेशा कौन करेगा बेटा? तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक,
राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है, तो बेटा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। अब आ जाता है अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में क्या बात बताई गई, अनुच्छेद 156, यहां समझ लेते हैं। अनुच्छेद 156 में बताया गया कि इनका कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल के बारे में किसमें प्रावधान है, तो अनुच्छेद 156 में। कार्यकाल बताया गया दो तरीके से होगा। एक बेटा क्या होगा, पहला पॉइंट, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हुई तब तक ये पद पर बने रहेंगे, और जिसी दिन से राष्ट्रपति की इच्छा समाप्त हो जाएगी, उनका मूड ऑफ हो जाएगा, उसी दिन से, उसी टाइम, उसी तारीख से इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा तरीका होता है अपने पद ग्रहण की तारीख से। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए, बेटा कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करेगा। लेकिन अगर बीच में भी राष्ट्रपति का मूड ऑफ हो जाता है, राष्ट्रपति क्या उससे नाखुश हो जाता है, राष्ट्रपति की इच्छा लगती है कि राज्यपाल का कार्य सही से नहीं हो पा रहा है, तो राज्यपाल को उसके पहले भी वो उसके पद से हटा सकता है। इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कंफ्यूजन है। ठीक, दो तरीके हैं कार्यकाल के। अपने पद ग्रहण से बेटा कितने साल, 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, लेकिन अगर उसके पहले भी राष्ट्रपति चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो उन्हें हटा सकता है। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तात्पर्य है जब तक राष्ट्रपति प्रसाद देता रहेगा तब तक आपको प्रसाद मिलता रहेगा, ग्रहण करिए, और जिस दिन से उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी उसी दिन से आपका पद भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहां बताएगा पद मुक्ति। कार्यकाल तो मैंने आपको बता दिया, अब पद मुक्ति कैसे है, यानी पद से हटाया किस प्रकार जा सकता है। तो पद मुक्ति में भी दो तरीके हैं। एक तो खुद ही त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देगा। बेटा किसको देगा, तो वो राज्यपाल को देगा, राज्यपाल अपना पद किसको, त्याग पत्र किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल को जो अपना त्याग पत्र देना होगा राष्ट्रपति को देगा। और दूसरा तरीका होता है हटाया जाना, मतलब हटाया जाएगा तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, तो बेटा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आपको 156 भी याद हो जाना चाहिए। 3 आर्टिकल मैंने बता दिए, 53, 55 और 56। अब 56 के बाद बेटा आते सीधे हम 57 में। 157 में क्या बताया गया, 157 में आपको मेरे हिसाब पढ़ना है, और जो जो चीजें अच्छी लगे, जो पॉइंट आपके काम के लगे, उनको नोट करते चलना है। जब भी क्लास में बैठिए, क्लास अटेंड करिए, आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए। जो चीज उसमें लगे इंपॉर्टेंट, उन सभी को नोट करते चलना है, और नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर नोट्स हो जाएगी, आपको कभी भी पढ़ने में समस्या नहीं होगी फ्यूचर में। अब बात करते हैं आर्टिकल 157 की बेटा, अनुच्छेद 157। 157 को याद कैसे करना, मैंने कहा वहां राष्ट्रपति में 58 क्या था, आर्टिकल 58 था। 58 में किसका प्रावधान किया गया था, तो याद करिए, वहां प्रावधान किया गया था योग्यता का, यानी योग्यता के बारे में किसने बताया था, राष्ट्रपति के लिए 58 में। उसमें से 1 माइनस करो और 100 प्लस कर देना है, तो 157। 58 में 1 माइनस करेंगे तो 57। 57 में क्या होगा, यहां भी योग्यता का प्रावधान किया गया है। लेकिन किसकी योग्यता बताई गई है बेटा, तो राज्यपाल की, यानी किसकी योग्यता, राज्यपाल की योग्यता बताई गई है। ठीक, अब योग्यता क्या होती है, उसकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा, तो 35 वर्ष, कम से कम 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। और दूसरा पॉइंट यहां पर है बेटा कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत की नागरिकता उसने अगर ग्रहण कर रखी है और उसकी आयु अगर 35 वर्ष है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यपाल बना सकता है। ये योग्यताएं होनी चाहिए। और 2 योग्यताएं हैं मैंने कहा। अब याद करने तरीका कैसे है, 58 में राष्ट्रपति के लिए है, उसमें 100 प्लस कर देंगे तो 158, 1 माइनस कर देंगे तो 157, यानी 157 में किसका प्रावधान किया गया है, तो योग्यता का, किसके, राज्यपाल की। योग्यताएं मैंने 2, 35 वर्ष होना चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए। अगला आर्टिकल आ जाता है इसी पे, अनुच्छेद 159। मैंने कहा जैसा वहां पे क्या था, 60 था, 60 में राष्ट्रपति के किसका प्रावधान किया गया था, शपथ का प्रावधान किया, फिर 100 प्लस करेंगे तो 160, 1 माइनस करेंगे तो 159। इसमें किसका प्रावधान किया गया है बेटा, तो राज्यपाल के शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के लिए शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है, तो 159 में किया गया है। शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेगा, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या ग्रहण करेगा, ये शपथ ग्रहण करेगा। ये याद होना चाहिए आपको। और कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। लेकिन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, वो भी किसके तहत, राज्यपाल के ही सामने, राज्यपाल के अंतर्गत ही क्या करेगा,
शपथ अपनी ग्रहण करेगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ये दोनों आपस में इंटरचेंज है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो हेड बना दिया है कि ये शपथ ग्रहण किसको कराएंगे, मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को, और राज्यपाल अपना शपथ किसको ग्रहण कराएगा, तो वो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल, और राज्यपाल को कौन दिलाएगा, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। इतना आपको याद रखना होगा यहाँ पे। ठीक, शपथ का प्रावधान किया गया है। शपथ के बाद आ जाते हैं बेटा अनुच्छेद 161। 161 में किसका प्रावधान किया गया, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किसमें किया गया, 161 में। और राष्ट्रपति के लिए किस आर्टिकल में था बेटा, राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको बताया था 72, अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रावधान किसमें किया गया, तो 161 में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये मृत्युदंड यानी मृत्युदंड जैसे अपराध को क्षमा नहीं कर सकता है, और ना ही मार्शल लॉ सैनिक कानून को माफ कर सकता है, और जितने भी सजाएं होंगी उनके नेचर में, उनकी प्रकृति में और उसके मात्रा में भी कमी ला सकता है। जैसे मान लो किसी को सजा का प्रावधान हुआ, 10 साल की कठोर कारावास की सजा हुई, तो जो कठोर कारावास था वो उसका क्या है, प्रकृति है बेटा, नेचर है। सजा कैसे हुई है, कठोर हुई है। तो कठोर मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, कठोर है। कितने, इसकी मात्रा कितनी है, 10 वर्ष। यानी राज्यपाल क्या इसकी प्रकृति नेचर ही बदल सकता है और उसकी सजा के मात्रा में भी कमी कर सकता है। इसे क्या करेगा, साधारण यानी कठोर को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, और जो 5 वर्ष हुआ 10 वर्ष हुआ करता था उसकी सजा का बदल कर कितने वर्ष कर दिया, 5 वर्ष का प्रावधान कर दिया। इसीलिए मैंने बताया कि उसके प्रकृति यानी नेचर में बदलाव कर सकता है, उसकी सजा की मात्रा में भी कमी कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड जैसे किसी भी अपराध को क्षमा नहीं कर सकता, और ना ही सैनिक का जो कानून, सैनिक अदालतें जो भी निर्णय देंगी उनमें कोई कमी नहीं कर सकता। इतना आपको ध्यान पे होना चाहिए। अब बात करते हैं 161 हो गया, क्षमादान की शक्तियां समझ गए होंगे आप। क्षमादान शक्ति के बाद आते हैं लास्ट में महाधिवक्ता के बारे में। 165 में बताया गया है। 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, जिसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक, स्टेट के लिए जैसा वहां महान्यायवादी होता था वैसा ही बेटा यहाँ पर महाधिवक्ता होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आइए लिख लेते हैं अनुच्छेद 165। 165 में क्या बताया गया, महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता। ठीक है बेटा, महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट की बात की गई है। किस आर्टिकल में की गई है, तो 165 में किया गया है। इनमें क्या बताया गया, सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, इनके नियुक्ति का प्रावधान। ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो नियुक्ति बेटा किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ये जो राज्यपाल होगा वही इनकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इनका कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल। तो कार्यकाल क्या होगा, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसे आपने देखा होगा राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत था, तो राष्ट्रपति के था। उसी प्रकार ये किसके प्रसाद पर्यंत हो गए, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अर्थात जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी आपको प्रसाद देता रहेगा, और जिस दिन से उसकी इच्छा समाप्त हो जाएंगी आपको प्रसाद देना बंद कर देगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको अपने पद से हटना पड़ेगा। इसको हटना पड़ेगा, महाधिवक्ता को। जब तक राज्यपाल की इच्छा है तब तक आप पद पे बने रहिए, और जैसे राज्यपाल की इच्छा खत्म हो जाएगी वैसे आपको पद छोड़ना पड़ेगा, यानी अपना पद त्यागना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं योग्यता, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिटी। ठीक, अब योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता। यानी हाई कोर्ट न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं फुलफिल करनी पड़ती हैं वही योग्यता आपके अंदर भी होनी चाहिए। ठीक, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं होती हैं वही योग्यता किसकी होनी चाहिए, महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट की होनी चाहिए। मैंने कहा केंद्र सरकार में जैसा महान्यायवादी होता है, राज्य सरकारों में वैसा ही महाधिवक्ता होता है। कानूनी मामलों का जानकार होता है, कानूनी मामलों का सलाहकार होता है। राज्य सरकार को अगर कोई समस्या होती है कानूनी संबंधी तो उसमें उसकी सहायता कौन करेगा, महाधिवक्ता करता है। समय समय पर उसे दिशा निर्देशित करता है
और कोर्ट में अगर कोई मामला होता है तो उसका पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता वहां पर उपस्थित होता है। ठीक, जैसा मैंने महान्यायवादी वहां बताया था वैसा ही यहाँ बेटा क्या है, महाधिवक्ता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी 165 भी। अब आते हैं एक अनुच्छेद और होता है जिसका नाम क्या है, अनुच्छेद 213। 213 में राज्यपाल को क्या प्रदान की गई, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 213 में बेटा बताया गया, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसने प्रदान की गई, तो आर्टिकल 213 में। और मैंने राष्ट्रपति के लिए क्या बताया था, जिसमें 100 माइनस कर लो, लगभग 100 क्या 90, 123। मैंने कहा 123 था, यहाँ 213 है। जैसा 123 है वैसा 213 है। 113 में किसके लिए था, तो बेटा प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किया गया था, जबकि अपने यहाँ किस अनुच्छेद में है, तो 213 में इसका प्रावधान किया गया है राज्यपाल के लिए। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, अर्थात राज्य के राज्य विधानमंडल के अगर कोई सदन सत्र में नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति को लगता है कि ये मामला बहुत ही अति आवश्यक है, तो उसे अध्यादेश जारी करा करके एक कानून का रूप धारण करा सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दी गई है बेटा, 213 में। जबकि राष्ट्रपति को प्रावधान किसमें किया गया था, तो राष्ट्रपति के लिए 1 2 3 में। 2 को आगे लाना है, बस 2 आगे लाना, 1 2 213 और 213 में किसका किया गया है, तो राज्यपाल के लिए प्रावधान किया गया है। बस अध्यादेश आपको याद करना होगा। मैंने भारत शासन अधिनियम बताए थे, उसमें यह भी पूछा जाएगा अध्यादेश जारी करने की शब्द का इस्तेमाल किस भारत शासन अधिनियम में किया गया था, तो बेटा मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देखेंगे संवैधानिक इतिहास में, तो 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें हमने ये बताया था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये बेटा आपको ध्यान पे रखना होगा। यानी राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, महाधिवक्ता से जितने प्रश्न थे, सारे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। कोई प्रश्न आपके इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। अब अगले आर्टिकल में हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर देता हूँ। यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में सीएजी। जहां तक पूरा नाम लेने में दिक्कत होगी, इसलिए हम सीएजी जब बोलेंगे तो आपको ये समझ जाना होगा किसकी बात हो रही है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। इसका वर्णन उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 148 से लेकर के बेटा 151 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर सीएजी संबंधित कोई क्वेश्चन हमें क्लिक करना है तो 148 से 151 के बीच में ही क्लिक करेंगे, उसके ना तो पीछे ना ही आगे, यानी इसी के बीच में सारा वर्णन सीएजी के बारे में किया गया है। आइए पहला आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में बताया गया कि सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति का प्रावधान। तो बेटा यहां नियुक्ति के बारे में करते हैं। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल मैंने बताया 6/65 ईयर, 6/65 ईयर। ये समझा देता हूं, यानी दोनों में से जो पहले डेट पूरी हो जाएगी उसी के अनुसार आपको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। जैसे मान लो इस समय आपकी एज, किसी व्यक्ति की एज 55 साल है और वो सीएजी बना दिया गया। जब सीएजी बना दिया जाता है और उसकी एज कितनी है बेटा, 55 साल है, 55 साल में अगर 6 प्लस करो कितना हो जाएगा, 61, यानी 61 ईयर में उसको रिटायरमेंट होना पड़ेगा या सेवानिवृत्त हो जाना होगा। क्यों, क्योंकि 6 साल पहले पूरा हो रहा। मैंने कहा दोनों में से जो पहले पूरा होगा, पहले क्या पूरा होगा 6, इसी के अनुसार आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की एज क्या है इस समय 61 ईयर है और उसमें से अगर हम 4 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 65, यानी 4 वर्ष बाद ही आपको रिटायरमेंट हो जाना होगा। क्यों, क्योंकि कार्यकाल क्या है, यानी 65 ईयर आपकी एज पूरी हो चुकी है, इसके अनुसार आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, दोनों में से बेटा जो पहले आएगा उसी के अनुसार आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या पद से अपने हटा दिया जाएगा। ठीक, लेकिन और कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कार्यकाल की बात करते हैं। अब बात करते हैं पदमुक्ति, हटाया कैसे जाएगा, अगर बीच में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है कैसे हटाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति
सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसी की तरीके से इसको हटाया जा सकता है। जैसे जो प्रक्रिया जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने में लाई जाती है, वही प्रक्रिया उसी प्रोसेस के द्वारा इसे भी अपनी इसके पद से हटाया जा सकता है। 148 में 3 बातें थी। नियुक्ति किसके द्वारा? बेटा राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल कितना? 6/65 ईयर। और पदमुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं की भांति इन्हें हटाया जा सकता है। जो प्रक्रिया उसके लिए लाई जाती है, उसी प्रक्रिया उसी प्रोसेस के तहत सीएजी को भी हटाया जा सकता है। अगला आर्टिकल आ जाता है बेटा 149। 149 में क्या बताया गया? 149 में बताया गया कि सीएजी के लिए संसद कानून बनाएगी। ठीक, संसद सीएजी के लिए कौन कानून बनाएगा? तो संसद कानून बनाएगी। संसद कानून बनाएगी समय समय पर। ठीक, किसके लिए? सीएजी के लिए। और जो कानून बनाएगी उसमें पहला पॉइंट आप यहां पे समझ लीजिए, इसका कार्य क्या होता है सीएजी का? भारत सरकार एवं राज्य सरकार का लेखा परीक्षण करना। ठीक, दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार का तो लेखांकन करेगी किंतु भारत सरकार का लेखांकन नहीं करेगी। ये पॉइंट याद पे रखना है। लेखा परीक्षण तो दोनों का करेगा, लेकिन लेखांकन का काम सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का करते हैं, भारत सरकार के लेखांकन का काम नहीं करते हैं। अगला आर्टिकल ले लेते हैं। यहीं पे आर्टिकल आ जाता है 150 यानी अनुच्छेद 150। 50 में क्या बात है बेटा? 50 में बताया गया कि प्रारूप, जो लेखांकन का प्रारूप होगा उस पर परामर्श देना। लेखांकन के प्रारूप पर परामर्श देना। और परामर्श किसको देगा? ये तो राष्ट्रपति को देगा। लेखांकन में जो प्रारूप होगा, प्रोसेस होगा, उस पर राष्ट्रपति को ये क्या देगा? परामर्श देगा। ठीक, और सरकारी जितने कंपनियां हैं उनका भी लेखा परीक्षण कौन करेगा? तो सीएजी करेगा। जितने हमारे भंडार गृह हैं, सरकारी भंडार गृह हैं, उनका भी लेखा परीक्षण कौन करेगा? तो सीएजी ही करेगा। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इनके लिए एक बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा सीएजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है, क्योंकि सीएजी समय समय पर जितने हमारे आय व्यय का लेन देन होता है, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन सब पे अंकुश लगाती है, नियंत्रित करती है। यानी देश का जो पैसा है वो गलत हाथों में ना जाने पाए या गलत तरीके से उसका मिसयूज ना किया जाए, अच्छे कार्यों में जनता के हित में ही लगाया जाए। इसीलिए सीएजी का स्थापना की गई है। और भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने इन्हें क्या कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है, इंपॉर्टेंस ऑफिसर है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला आर्टिकल आ जाता है 151, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब लेखांकन के प्रारूप पर परामर्श देगा तो अपनी रिपोर्ट भी तो लगाएगा। अगर जांच करेंगे, जांच में जो गलत सही पाया जाएगा तो रिपोर्ट किसको देंगे? ये उस रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पे सीख लेते हैं। बेटा लिख लीजिए आर्टिकल 151 अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 में क्या बताया गया? ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अपनी रिपोर्ट किसको देगा? यहां पहले पढ़ लेते हैं। अगर रिपोर्ट किससे संबंधित है बेटा? संघ से संबंधित है। ठीक, अगर संघ से संबंधित है तो किसको देगा? ये राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा? उस रिपोर्ट को संसद के सम्मुख रखवाएगा। संसद के सम्मुख रखवाएगा। और संसद क्या करेगी? उस रिपोर्ट को किसको देगी? पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। अगर रिपोर्ट संघ से संबंधित है तो किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अगर राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के सम्मुख रखवाएगा। ठीक, उसके बाद संसद क्या करेगी? उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसको सौंपेगी? वो जिम्मेवारी देगा पीएसी को, अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को ही ये प्रावधान क्यों दिया गया? संसद ने क्यों दिया? क्योंकि लोक लेखा समिति में जो उसका अध्यक्ष होता है वो परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ विपक्ष का नेता होता है। नहीं, विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इसलिए इसी को जांच समिति दी गई, क्योंकि विपक्ष भी इससे संतुष्ट हो जाए कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वह सही तरीके से ही खर्च किया जा रहा है, कहीं उसका मिसयूज नहीं किया जा रहा है। अगर रिपोर्ट बेटा किससे संबंधित है? राज्य से। मान लो रिपोर्ट किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। यहां लिख लेते हैं, राज्य से संबंधित है। तो राज्य संबंधित होगा तो किसको देगा? ये राज्यपाल को देगा। जाहिर सी बात है, राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल को दिया जाएगा। अब राज्यपाल किसको देगा? तो इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल, जो विधानमंडल है उसका, राज्य के विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा।
राज्य के विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा। और राज्य का विधानमंडल इसकी जांच करने की जिम्मेवारी किसको देगा? वो भी जिम्मेवारी किसको देगा? पीएसी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति को भी इसकी जिम्मेवारी देगा। मैंने पूरा बता दिया आपको। 151 में क्या था? संघ से संबंधित है तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देगा? संसद के सम्मुख पेश करेगा, और संसद किसको देगी? उसकी जांच करने की जिम्मेवारी पीएसी को देगा। अगर मामला राज्य सरकार से संबंधित है तो राज्यपाल को दिया जाएगा। अगर राज्यपाल फिर क्या करेगा? राज्य के विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा, और राज्य का विधानमंडल इसे क्या करेगा? वो भी इसकी जांच करने की जिम्मेवारी किसको देगा? पीएसी को, अर्थात लोक लेखा समिति को यह जिम्मेवारी दी जाएगी। तो जितना भी राज्य सरकार संबंधित मामला था और सीएजी टैक्स से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक।